नमस्कार दोस्तों, शेयर बूम चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक कहावत कही जाती है कि दो सांड की लड़ाई में बागड़ का नुकसान होता है। यानी कि जब भी कोई दो बड़े दिग्गज लड़ते हैं तो वहाँ पर आम आदमी का इनका नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर भी उल्टा हो रहा है। उल्टा ये हो रहा है कि जो इंडिया सीमेंट है, इसको खरीदने के लिए हमारे देश के जो दिग्गज उद्योगपति है, उनके बीच में ज़बरदस्त टक्कर चली थी। ज़बरदस्त मतलब खींचातानी चली और आखिर में जीत हुई इसमें बिरला समूह की। और ये जो द्वंद्व चला था दोनों के बीच में, वो थे अडानी और बिरला समूह। और जिसके लिए ये लड़ रहे थे, जो खींचम खिंचाई चल रही थी उसके अंदर, वो थी इंडिया सीमेंट, कि इंडिया सीमेंट को कौन लेगा। तो बिरला समूह की जो अल्ट्राटेक सीमेंट है, उसने बाजी मार ली और उन्होंने ये डील कर ली है। और करीब करीब 23% हिस्सेदारी उनके पास चले जाएगी इसमें। तो आखिर की सौदे के मायने क्या है? यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि दोनों की लड़ाई में आम आदमी का फ़ायदा हो रहा है। आम आदमी फ़ायदा ये हो रहा है कि शेयर में हर रोज़ 5-10% तक की तेज़ी आ रही है। कुछ ही दिन पहले ये 200 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था और आज देखो तो फ़ायदा है। कभी कभी फ़ायदा होता है। हमेशा पुरानी कहावत पे नहीं चलना चाहिए कि दो सांडों की लड़ाई में नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर दोनों की लड़ाई में फ़ायदा हुआ और आखिर में जो भाई कंपनी की जिसको एक के पास जाना ही थी, या तो अडानी के पास जाती या बिरला समूह के पास, तो बिरला समूह के पास गए और इस कारण इसमें तेज़ी आ रही है। अडानी के पास जाते तब भी तेज़ी आती, कि दोनों ही दिग्गज है, बहुत बड़े खिलाड़ी है। तो आखिर ये टक्कर क्यों थी, क्यों इसको हासिल करना चाहते थे, इसकी वजह भी जानेंगे और इंडिया सीमेंट क्या है इसके बारे में जानेंगे। पहले हम इसका डेटा जान लेते हैं इंडिया सीमेंट का। तो एन श्रीनिवासन इसके मालिक हैं। एन श्रीनिवासन बीसीसीआई और आईसीसी के अध्यक्ष रहे, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष रहे, और ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के रहे हैं। जो एन श्रीनिवासन 1946 में इस कंपनी की स्थापना की थी, जो कि तमिलनाडु से, दक्षिण भारत से है। तब से लेकर ये कंपनी जो है कि कोई खास अपने रिटर्न दे नहीं पाई थी लोगों को। जो भी जिससे भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, किसी भी समय तो ये काफ़ी समय तक शेयर कुछ प्राइस के पर आकर टिक जाता था, कभी 100 रुपये पर, कभी 50 रुपये पर। लेकिन कई सालों तक वहीं इंतजार करना पड़ता, तब जाके थोड़ी बहुत मिलता था और लोग इसके अंदर से निकलते चले गए। और ये जो कंपनी है, जो ये मालिकों के लिए भी कह सकते हैं एक तरह सिरदर्द बनी रही। हमेशा ये कंपनी ने कभी कभार ये मुनाफा दर्ज किया, वरना घाटा ही दर्ज करती रही कंपनी। तभी इसकी जो शेयर की प्राइस चल रही है 359 रुपये है। मार्केट कैप करीब 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसकी बुक वैल्यू देखेंगे तो वो 179 रुपये की बुक वैल्यू है। तो बुक वैल्यू के मुकाबले ये देखा जाए तो आपको दुगनी प्राइस में शेयर मिल रहा है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये ही है। अभी तक शेयर के टुकड़े नहीं हुए, स्प्लिट नहीं हुआ है। इस कंपनी ने अपने निवेशकों को डिविडेंड जरूर दिया है, बोनस की कोई हिस्ट्री नहीं है, और शेयर अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। और डिविडेंड भी मात्र 1-1 रुपये का डिविडेंड दिया, जो कि 2000। रेवेन्यू की बात करेंगे तो अभी जिनको लेटेस्ट रेवेन्यू 1270 करोड़ का रेवेन्यू आया है, लेकिन इसके अंदर इनको करीब 60 करोड़ रुपये घाटा गया है। सालाना रेवेन्यू देखेंगे तो वहाँ पर करीब 5,112 करोड़ का इनको रेवेन्यू आया है, और वहाँ भी 215 करोड़ रुपये घाटा गया। यानी कि मैंने कहा ना अभी कि ये कंपनी हमेशा घाटा ही दर्ज करती है, इस कारण अपने निवेशकों को कुछ भी नहीं देती है। तो चाहे क्वार्टरली रेवेन्यू देखो चाहे सालाना, दोनों में घाटा है। रेवेन्यू भी इनका घटा, जो पिछला रेवेन्यू था 22-23 का रेवेन्यू था, वो 5,600 करोड़ का था, और अब घट के 5,112 करोड़ का रहेगा रेवेन्यू। तो वहाँ भी इनको मतलब रेवेन्यू भी कम हुआ है कंपनी का। प्रमोटर के पास होल्डिंग देखें तो मात्र 28% होल्डिंग इसके अंदर, 28-28%। उसमें से भी आधी होल्डिंग प्रमोटर ने गिरवी रखी हुई है। प्रमोटर के लिए भी कंपनी कैसे तो कोई फायदेमंद नहीं रही, हमेशा गिरवी पड़ी रहती है। इसके अंदर ये बात जरूर है कि जो एफआईएस की होल्डिंग इसके अंदर अच्छी 17-18% एफआईएस की होल्डिंग है, डीआईएस की होल्डिंग है, और पब्लिक की होल्डिंग इसके अंदर करीब 48% होल्डिंग है। सबसे ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर पब्लिक के पास है, और पब्लिक को अभी इसमें अच्छा खासा मुनाफा और अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है। जिसने भी साल भर पहले इस शेयर को लिया होगा 172 रुपये में, तो उसका पैसा डबल हो चुका है। इसका एक साल का अगर हाई लो देखेंगे तो 172 का लो रहा है, और हाई रहा है ये बीच जो चल रहा है 359 रुपये का। लाइफ टाइम का हाई और लो देखेंगे तो वो रहा है 12 रुपये का लो रहा है, और 359 रुपये का हाई रहा है। कहने का मतलब है कि आज के पहले किसी ने भी शेयर को खरीदा होगा, चाहे वो साल भर पहले, 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले, जिसने भी खरीदा होगा उसका सभी अभी प्रॉफिट में होंगे इसके अंदर। कोई भी व्यक्ति शायद ही लॉस में होगा इसके अंदर। तो अगर आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे, आपने अगर 100 के रेट में ले रखा हो, 200 में ले रखा हो, अच्छा प्रॉफिट, आप प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, शेयर मार्केट है, यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा लालच करेंगे तो नुकसान में रहोगे।
आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। तो यहाँ पर अभी अच्छा प्रॉफिट दे रही है इंडिया सीमेंट, वर्षों बाद ये दिन देखने के मिले इस कंपनी के साथ। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी जो मालिक के पास इसकी कर्जे वगैरह की बात करेंगे, तो कर्जा नाम मात्र कर्जा 1 रुपये के मुकाबले करीब 40-42 पैसे कर्जा देना है, तो कर्ज मुक्त कह सकते हैं कंपनी को। लेकिन देनदारियाँ इसके अंदर कंपनी के पास ज़बरदस्त है, करीब 10,700 करोड़ की देनदारियाँ है। मालिक के पास जो शेयर पूंजी है वो करीब 300-350 करोड़ के आसपास की शेयर पूंजी है, और 5,000 करोड़ का इनके पास 5,200 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। लेकिन इनकी देनदारियाँ ज़्यादा है, करीब 2,500 करोड़ की देनदारियाँ है, और दूसरे अन्य देनदारियाँ अलग मिलकर 2,600 करोड़ का अलग देनदारी, करीब करीब तो मोटा मोटा 10,700 करोड़ की देनदारियाँ हैं। देनदारियाँ वो पैसा भी आ जाता है तो मालिक लगाते हैं इसके अंदर, ये जरूर ध्यान रखना है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो इस कंपनी के साथ कुछ विवाद भी जुड़े रहे। विवाद ये जुड़े रहे कि अभी 2024 में जो इंडिया सीमेंट के जो दिल्ली के कार्यालय और चेन्नई के कार्यालय वगैरह इनके ऊपर छापे डालते हैं, ईडी ने छापे डाले। तो छापे इस वजह से डाले थे कि कुछ जो फेमा उल्लंघन किया था, मतलब जो विदेशी मुद्रा का इन्होंने किसी दूसरे खाते में ट्रांसफ़र किए थे पैसा, जो कि बिना सूचना के। करीब 500 करोड़ रुपए का मामला था वो, 500 करोड़। तो उसके अंदर क्या है कि जब ईडी को पता चला कि इंडिया सीमेंट के मालिकों ने कुछ हेरफेर किया है, तो वहाँ पर इसके ऊपर छापे डाले थे। ये पिछले इसी साल की बात है। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन गया था। दूसरा एक नेगेटिव पॉइंट ये बना था कि जो बीसीसीआई की जो अध्यक्ष है और इस कंपनी के जो मालिक है एन श्रीनिवासन, तो इनके ऊपर ये इनकी क्या कि एक और जो चेन्नई किंग्स करके जो आईपीएल की जो टीम है, उस टीम का मतलब ये मालिकाना हक भी इंडिया सीमेंट के पास ही है। जो इंडिया सीमेंट है उसका जो फ्रेंचाइज जो चेन्नई लीग का जो आईपीएल में जो मैच खेलती है उस टीम का, यहाँ पर ये एक मामला ऐसा बना था उसके अंदर। तब ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहे, ये रहा था कि भाई जो बीसीसीआई की जो अध्यक्ष है वो किसी भी टीम को खरीद नहीं सकते, किसी भी टीम के अंदर पैसा नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये चूँकि ये इंडिया सीमेंट कंपनी की तरफ से लगाया था पैसा इसके अंदर, तो वो एक अलग मामला था। वो मामला कोई ज़्यादा तुल भी नहीं दिया उसके अंदर, तो हमें उस मामले पर नहीं जाना। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो बात जो चल रही है, मैंने कहा ना कि इसके अंदर जो दो दिग्गज जो अडानी और बिरला समूह की अल्ट्राटेक सीमेंट है, और अडानी के पास दूसरी से कंपनियां हैं जो एसीसी सीमेंट वगैरह है, और वो कंपनियां अडानी के पास है। अब ये दोनों मिलके क्या कि दक्षिण भारत की इस दिग्गज कंपनी को खरीदना चाहते थे, और इसकी वजह सबसे बड़ी वजह यह थी कि दक्षिण भारत में अपनी उपस्थिति दर्जा करना, और वहाँ का पूरा एक बहुत बड़ा बेल्ट है दक्षिण भारत का, उसको अपने कब्जे में लेना। इसके लिए क्या था कि दोनों ही मतलब होड़ में थे कि वो दक्षिण भारत में एक जो पूरा जो मार्केट है कि इंडिया सीमेंट मतलब सीमेंट का मार्केट है उसको कवर करना। तो वहाँ पर ये जो कंपनी थी सबसे बड़ी कंपनी थी, इसको इन्होंने मतलब खरीदने की। इसके अंदर क्या था कि जो राधा कृष्ण दमानी है जो डी मार्ट के मालिक है, ये हर्षद मेहता के कांड के समय भी काफ़ी चर्चित रहे थे राधा कृष्ण दमानी। तो डी मार्ट में इनके पास करीब इसकी होल्डिंग थी, तो उस होल्डिंग को करीब 1880 करोड़ में इन्होंने बिरला समूह के अल्ट्राटेक सीमेंट ने खरीद लिया है। अब इनके पास जो करीब 23% होल्डिंग इनके पास आ गई इसकी जो इंडिया सीमेंट की। और जो उधर अडानी भी दक्षिण भारत में अपनी मतलब पेट जमाना चाहते थे, अपने आप को मजबूत करना चाहते, क्योंकि अडानी का सीमेंट का जो है ये भी देश का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक है। तो उसी वजह से क्या कि अडानी भी चाहते थे दक्षिण भारत का अगर उनको मिल जाता है, ऐसी बड़ी कंपनी हाथ लग जाती है, तो वो नंबर 1 की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन खैर यहाँ पर आप इस मामले में तो अडानी की जीतनी नहीं, लेकिन अडानी ने एक दक्षिण भारत की एक पेन्नी सीमेंट करके है, उस सीमेंट कंपनी को खरीद लिया उन्होंने। तो वो भी अब दक्षिण भारत में अब इनकी दोनों की टक्कर चलेगी। वहाँ पर जो इंडिया सीमेंट अभी जो अल्ट्राटेक इनका उपस्थिति रहेगी इनकी, और अडानी की चलेगी जिन्होंने पेन्नी सीमेंट को खरीदा है। कहने का मतलब है कि जो टोटल हम इसका अगर रिव्यू देखें, इसके सारी घटनाक्रम देखें, तो ये जरूर जानना चाहिए कि हमें इसका फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो सीमेंट का जो कारोबार है ना, सैकड़ों हज़ारों कंपनियाँ हैं, लेकिन कुछ ब्रांड ऐसे हैं कि उस ब्रांड के साथ अगर नाम जुड़ाता है तो अपने आप में कंपनी का एक बहुत अच्छा एक अच्छे दिन आगे समझ लीजिए। लेकिन इसके अंदर क्या कि ये शेयर बहुत चढ़ चुका है, साल भर के अंदर ये शेयर डबल से ज़्यादा निकल चुका है। तब इसके अंदर क्या हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले, 400 तक निकल सकता है, या वापस से 300 के नीचे भी जा सकता है। दोनों स्थिति बन सकती है इसके अंदर, क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में ना वो प्रॉफिट बुक करेंगे इसे, अभी नहीं करेंगे तो 400-450 रुपये तक आने पर करेंगे। तो आपको उस प्रॉफिट बुक के समय बहुत नज़र रखना पड़ेगा कि अगर बल्क में अगर
शेयर बेचे जा रहे हैं, बल्क में जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कुछ अपने होल्डिंग काट के प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। क्योंकि ये जब अल्ट्राटेक ने इसमें अगर 23% हिस्सेदारी उनके पास है, बाकी हिस्सेदारी पर धीरे धीरे बढ़ाएंगे वो, तो हो सकता है मार्केट से शेयर करके बढ़ाए, या और लोगों से जो बड़े बड़े जो होल्डर लेके बैठे उनसे लेकर अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाए। तो आने वाले दिनों में ये हो सकता है कि आपको जो इस शेयर को कुछ गिरावट नज़र आ सकती है, पूरी तरह नहीं कह सकते, लेकिन गिरावट नज़र आएगी कि जो प्रॉफिट बुकिंग बनेगी यहाँ पर। तो ये दोस्तों इंडिया सीमेंट के बारे में जो जानकारी मैंने खंगाली थी और मेरे एक दर्शक ने भी मांगी थी, तो मैंने कहा कि ये है, आप देख लीजिए, आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट से थोड़ा बहुत बुक करना चाहिए। आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक मेरे इस चैनल में बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।